27 सितंबर की तारीख थी। एक महिला जिसका नाम कौशल्या, उसकी उम्र 36 साल, और एक उसकी बेटी जिसकी उम्र 17 साल, उसका नाम मुस्कान, और एक उसका बेटा, उसका नाम मिंटू, और उसकी उम्र 6 साल। वह अपने पति से कहती है कि मैं बाज़ार कुछ खरीदारी करने के लिए जा रही हूँ बच्चों के साथ, और शाम तक मैं लौट आऊँगी। अब शाम इधर ढल जाती है, वह पत्नी ना तो अपने बच्चे के साथ वापस घर लौटती है। अब इधर पति इधर उधर ढूंढता है, फिर पहुंचता है पुलिस थाने में। पुलिस वाले भी उसकी पत्नी को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। अब देखते देखते गुजरते हैं 48 दिन, और फिर पता चलता है फिर तीनों के नरकंकाल उनके घर से 80 किलोमीटर दूर मिले हैं। अब फौरन पुलिस जागती है और धरपकड़ करती है। एक आरोपी गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम होता है मुख्तार अंसारी, और जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, वह फिर एक ऐसा खुलासा करता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर मुख्तार अंसारी ने उन तीनों लोगों की जान क्यों ली, और वो भी इतनी दर्दनाक कि तीनों के नरकंकाल मिले। आइए जानते हैं विस्तार से। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है छत्तीसगढ़ का ज़िला है बलरामपुर, और उसी के अंतर्गत एक जो गांव है जिसका नाम है दहेजवार। और मैं बात कर रहा हूं 15 नवंबर 2024 सुबह के करीब 7 बजे थे, जहां पर धान की फसल खेत में तैयार थी। तभी किसान जो कि 1.5 से 2 महीने बाद आता है अपनी फसल देखने के लिए, और जैसे ही वह बाली पकड़ कर देख रहा था खेत के, और थोड़ा अंदर पैर रखता है, देखता है कि उसके सामने 3 नरकंकाल जो कि पड़े हैं खेत में, और तीनों ऐसे देख के लग रहा है जैसे 1 से 1.5 महीना लाश इनकी पुरानी सड़ गल के रह गई हो अब नरकंकाल में। अब फ़ौरन वह चिल्लाता है। चिल्लाने के साथ आसपास के जो वहाँ के लोग थे जो खेतों में काम कर रहे थे, वह पहुँचते हैं और देखते हैं नरकंकाल, तो सभी डर गए थे, सहम गए थे। अब फ़ौरन किसान उस वहाँ के पास के ही पुलिस थाने में फ़ोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुँचती है और तीनों नरकंकाल को कब्जे में लेती है। आसपास देखती है कि उस महिला के कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, कुछ साड़ी हैं, कुछ ब्लाउज हैं, कुछ बच्चों के भी पास से कपड़े बरामद हुए हैं जो कि वह बिल्कुल धूल मिट्टी से सने हुए थे। अब पुलिस सभी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और यह प्रयास करने की कोशिश करती है कि आखिर इनका डीएनए टेस्ट हो, जिससे पता चल सके कि यह महिला किसकी कितनी उम्र है और बाकी पता चल सके। अब पुलिस आसपास के थानों में सूचित करती है कि ऐसे कोई लोग हैं जो घर से गुमशुद हुए हैं और जिनकी तलाश कोई परिवार कर रहा हो। तभी पता चलता है जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर एक दूर थाना है कुश्मी थाना, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 को कंप्लेन मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। जो व्यक्ति ने लिखाई थी उसका नाम था सूर्यदेव ठाकुर, और जिसने रिपोर्ट लिखाई थी वह उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कौशल्या, जिसकी उम्र 36 साल, और एक उसकी 17 साल की बेटी थी जिसका नाम था मुस्कान, और उसका 6 साल का बेटा था। अब पुलिस वाले फ़ौरन उसके पति को इतला करते हैं और कहते हैं कि आप तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चले आइए, अपनी पत्नी और बच्चे बेटे के कपड़ों के हिसाब से शिनाख्त कर लीजिए। और वह फ़ौरन पति पहुंचता है हॉस्पिटल में, और क्योंकि नरकंकाल वो तो हड्डियां बन गई थी, उनको पहचान पाना तो बहुत ही मुश्किल था। तभी वह कपड़ों को देखकर पहचान जाता है, फवा के रोकने लगता है, कहता है साहब अगर पुलिस ने पहले ही ठोस कार्रवाई की होती तो अब तक हमारे परिवार पूरा जिंदा होता। तो जो वहाँ के थाने के दरोगा थे वह कहते हैं कि तुमने क्या पहले भी एफआईआर कराई थी? तो उसने कहा 27 तारीख को जो मेरी पत्नी बच्चे निकले थे बाज़ार में सब्जी लेने के लिए, और वह घर नहीं आते हैं, तो मैं पहले ढूंढने का प्रयास करता हूं और उनका मोबाइल भी मिलाता हूं मगर स्विच ऑफ था। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं थाने जाता हूं, थाने में कोई सुनवाई मेरी नहीं होती है, और उसके बाद पुलिस वाले यह कहकर टाल देते हैं कि तुम्हारी पत्नी बच्चे किसी के साथ भाग गए हैं और तुम ढूंढने का प्रयास ना करो। तभी मैं मुख्यमंत्री ऑफिस जाता हूं, वहां पर एप्लीकेशन देता हूं, फिर वहां से जो एसपी रहते हैं वह निर्देश देते हैं, तो मेरी पत्नी की एफआईआर दर्ज की जाती है। मगर पुलिस वालों का कोई रवैया सख्त का नहीं था, वो वही फाइल दबा देते हैं, जिसके बाद आज पता चलता है कि मेरी पत्नी की मौत हो गई। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको किसी पर शक हो तो बताओ। तभी वह पति कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मुख्तार अंसारी, जो कि मेरे घर पे झाड़ फूंक करने आता था, और बाद में मैंने
पास का कैमरा भी देखा था कि वह मेरी पत्नी और मेरी बेटी बच्चों को बैठा कर गाड़ी पर लेकर जा रहा था। मैंने उससे पूछने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं झाड़ फूंक करने के लिए उनको बुलाया था, जो कि वहाँ पर दहेजवाड़ा गांव में। और उसके बाद वो लोग कहने लगे अब शाम हो रही, मैं जा रही हूँ, तो वो सब चले गए। उसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि मेरी पत्नी और बेटी बच्चे कहाँ गए। अब पुलिस वाले मुख्तार अंसारी के लिए टीम गठित करते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। वह दूसरे दिन मिल जाता है। अब पुलिस वाले पहले तो उससे पूछताछ करते हैं तो वह गोलमोल जवाब देता है, मगर पुलिस वाले जब रुख अपना सख्ती का दिखाते हैं तो वह टूटता है। एक ऐसा सच बयां करता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और जो वह पति था वह भी उसकी बातें सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है कि आखिर दोस्त ही इतना बड़ा दुश्मन कैसे निकला। तभी बताता है मुख्तार अंसारी आज से 2 साल पहले, जो कि वह मुख्तार अंसारी झारखंड के बरगढ़ का रहने वाला है। 3 साल पहले ही वह आया था जो कि छत्तीसगढ़, यहाँ पर रह के वह झाड़ फूंक करता था। और उसके साथ उसका एक भाई था जिसका नाम था आरिफ अंसारी, जो कि वह कुशमी में रह कर ठेकेदारी का काम करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। तभी जब मुख्तार अंसारी की मुलाकात होती है सूरज देव ठाकुर से, अब दोनों कहीं ना कहीं दोस्त बन चुके थे। एक दिन सूरज देव के बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसको पता लगता है किसी की नज़र लग गई है। वह अपने दोस्त मुख्तार अंसारी को बताता है तो मुख्तार अंसारी कहता है कि मैं नज़र वगैरह फूंक सकता हूं और मुझे यह सब काम आता है। अब सूरज देव अपने दोस्त मुख्तार अंसारी को लेकर जाता है घर, अपने बच्चे का उससे इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद में तभी वहाँ पर थोड़ा शाम हो चुकी थी। तभी जो मुख्तार अंसारी का जो छोटा भाई था जिसका नाम था आरिफ अंसारी, वह उसको फ़ोन करता, कहता है गाड़ी लेकर चले आओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम चलूँगा। अब आरिफ अंसारी लेने आता अपने भाई को, जो कि रवि सूरज देव के घर में, और वहीं पर उसकी एक 17 साल की बेटी थी सूरज देव की जिसका नाम था मुस्कान। वह आरिफ अंसारी को देखती है, दोनों में कहीं ना कहीं पहली यही मुलाकात थी। इसके बाद चली जाती है और फिर वह जब कभी उसको समय मिलता था आरिफ अंसारी को, वह अपने भाई के बहाने वहाँ पहुँच जाता था पूछने के बाद कि मेरे भाई यहाँ आए तो नहीं है। तब यह मुलाकात होती थी मुस्कान से। अब दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे, दोनों में प्यार बढ़ चुका था। इसके बाद पता चलता है जो मुख्तार अंसारी के पिता हैं, जो कि झारखंड में रहते हैं, उनको किसी सांप ने काट लिया है। जब उसका इलाज कराया जाता है तो पता चलता है जहाँ पर सांप ने काटा है वह अंग पीला पड़ रहा है, इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब जो मुख्तार अंसारी अपने छोटे भाई से कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पैसे का इंतज़ाम करो, पापा का ऑपरेशन कराना। तो आरिफ अंसारी कहता है मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं समझता था कि यह पैसे आखिर कहाँ अपने खर्च कर रहा था। और तभी मुख्तार अंसारी, जो आरिफ अंसारी उसका भाई था, उसके दोस्तों से पता करता है कि इतना मेरा भाई पैसे कमाता है, आखिर वह जाता है तो कहाँ जाता है। तभी आरिफ अंसारी के दोस्त बताते हैं मुख्तार अंसारी यानी बड़े भाई से कि जो तुम्हारा भाई है वह एक लड़की से, हिंदू लड़की से मोहब्बत करता है जिसका नाम मुस्कान है। जहाँ पे तुम झाड़ फूंक करने के लिए जाते हो वह उसी के परिवार वालों पे सारे पैसे खर्च करता है और महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता है। अब एक बार मुख्तार अंसारी अपने आरिफ अंसारी भाई को समझाता है, यह जो तुम प्रेम मोहब्बत कर रहे हो, जिसमें पैसा तुम उड़ा रहे हो और अपने परिवार का ध्यान नहीं दे रहे हो, यह काफ़ी गलत है। अब जो आरिफ अंसारी मुख्तार अंसारी दोनों लड़ने लगते हैं और आरिफ अंसारी छोटा भाई मुख्तार अंसारी से कहता है कि मेरा पैसा मेरा है, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। अब कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की यह बात खटकती है और उसको लगता है कि अब इसका अगर समाधान निकालना है तो एक को शहीद होना पड़ेगा। तभी 27 सितंबर से पहले ही, वही पहला महीना 27 सितंबर का रहा होगा, तभी सूर्यदेव ठाकुर ने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो मुख्तार अंसारी ने कहा अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, जब मैं फ्री हूँगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। तभी 27 सितंबर होता है और सूर्यदेव ठाकुर कहीं बाहर काम के सिलसिले में गए थे। वह पहुँचता है उन्हीं के घर में और जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम था कौशल्या, और उनकी एक बेटी थी और उनका बेटा था। तभी तीनों से कहता है कि अपने बच्चे का अच्छा इलाज या अच्छा तंत्र विद्या से उसका इलाज करने के लिए तुमको चलना पड़ेगा। दहेजवाड़ा गांव के पास एक हमारे बहुत ही बड़े गुरु हैं जो कि तुम्हारे बेटे को बिल्कुल सही कर देंगे, इसके बाद दोबारा कभी उसकी तबीयत नहीं खराब होगी। तभी वह अपनी मोटरसाइकिल पे कौशल्या और उसकी 17 साल बेटी और 6 साल बेटे को बैठालता है, लेके पहुँचता है और वहाँ पर उसका एक झोपड़ी नामक घर बना था और कहता है कि आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह मैं तुमको उनके पास
लाश लेकर चलूँगा। तभी कौशल्या कहती है कि मेरे पति मेरा इंतज़ार करेंगे, बच्चों का इंतज़ार करेंगे। तभी मुख्तार अंसारी कहता है कि मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया है, कल सुबह तुम चली जाना। अब पत्नी वह मान जाती है, वह उसी कमरे में लेटी थी। तभी मुख्तार अंसारी कुल्हाड़ी लेकर आता है, ताबड़तोड़ तीनों पे हमला करता, तब तक हमला करता जब तक तीनों की जान नहीं चली जाती है। और उसी के 100 मीटर पे ही एक खेत था, वहाँ पर तीनों की डेड बॉडी डाल देता जो कि पानी भरी थी और उसमें धान की फसल थी। धान की फसल होने के बाद वह करीब 48 दिन तक तीनों डेड बॉडी पड़ी रहती हैं। वह अब फरार हो जाता है और उसके बाद जब किसान पहुंचता है, देखता है 3 बिल्कुल नरकंकाल हो चुके थे लाश के बदले। और पुलिस जब यह वाक़या सुनती वह हैरान और परेशान होती है कि उसने अपने भाई के अवैध संबंध पे 3 लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल उजाड़ दी। और अब पुलिस तलाश कर रही थी आरिफ अंसारी को, उसको भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया, उससे भी पूछताछ कर रही कि आखिर कहीं उसका तो रोल नहीं है। अब पुलिस मुख्तार अंसारी को जेल भेजकर उसकी रिमांड लेगी और फिर आगे तथ्य का खुलासा हो गया कि ऐसा तो नहीं और कोई इसमें इन्वॉल्व हो। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है। आपका कोई जितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, मगर उसको घर में एंट्री बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपकी पीठ पीछे क्या हो जाए यह आप भी पता नहीं लगा सकते। आप अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें कि उस आरोपी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।